पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मित्रों, सहपाठियों और पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहता है। वह अपने मन के विचारों को अनेक रूपों में व्यक्त करता है, जैसे नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं, अध्यापिका जी लिखकर सवाल समझा रही है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद अपने मन के भावों को प्रकट करने की आवश्यकता के फलस्वरूप ही भाषा का जन्म हुआ होगा। यदि भाषा न होती तो क्या होता? हम अपने भावों को कैसे प्रकट कर पाते? अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने हेतु ही भाषा का आविष्कार हुआ होगा। भाषा में ही वह शक्ति है जिससे भावों व विचारों को आसानी से प्रकट किया जा सकता है। इसलिए इसे विचारों के आदान प्रदान का साधन भी कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर एवं पढ़कर समझता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। दो लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाते हैं। यह भी जानो, कुछ लोग अपने मन की बात सिर हिलाकर या इशारे करके प्रकट करते हैं। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से की गई बात स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए भाषा का यह रूप व्याकरण में मान्य नहीं है। बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली, हिमाचल में हिमाचली आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है। इसे प्राय लिखा नहीं जा सकता। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उपभाषा। बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग भी उसका प्रयोग करने लगता है और उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, अवधी आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषा बन गई हैं। लिपि। पहले भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह वर्ण कहलाए। इन्हीं की सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है, जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उर्दू को फारसी, अंग्रेजी को रोमन और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। यह भी जानो, उर्दू की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को किसी राष्ट्र या देश के सर्वाधिक व्यक्ति बोलते तथा समझते हैं, उसे उस राष्ट्र या देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका विश्व के अनेक देशों में भी पठन पाठन होता है, जिनमें से नेपाल, मॉरिशस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख देश है। के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। 1 हिंदी, 2 संस्कृत, 3 पंजाबी, 4 गुजराती, 5 तेलुगु, 6 तमिल, 7 मलयालम, 8 कन्नड़, 9 असमी, 10 मणिपुरी,
11 बांग्ला, 12 कश्मीरी, 13 मराठी, 14 उर्दू, 15 ओडिया, 16 सिंधी, 17 कोंकणी, 18 नेपाली, 19 डोगरी, 20 संथाली, 21 मैथिली, 22 बोडो। मातृभाषा। जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। अपनी माँ से वह जो भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उसमें होने वाली त्रुटियों का पता लगाने के लिए तथा उसे शुद्ध रूप में बोलने अथवा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। व्याकरण के नियमों से ही भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। अशुद्ध। छाया गाना सुनता है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग होना चाहिए था। इसके शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। शुद्ध। छाया गाना सुनती है। यह भी जानो, भाषा पहले प्रयोग में आती है, फिर उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें बोलने और लिखने की विधि का अध्ययन किया जाता है। 2 शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। 3 वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, भेद, वाक्यों का विग्रह, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। साहित्य। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश अथवा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपनी बात कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। संस्मरण, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि गद्य साहित्य के उदाहरण हैं तथा गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर एवं पढ़कर समझता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण